हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। कक्षा 9वीं गणित में हम त्रिभुज की सर्वांग समता अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका ये तीसरा भाग बन रहा है, जिसके अंतर्गत हमने तो त्रिभुज के सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि उसी के जैसा हूबहू भुजा कोण बनना, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का ये मतलब होता है। तो अब उसी भाग 3 में अब एक नया चीज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम त्रिभुज की सर्वांग समता ही है, लेकिन इसमें हम त्रिभुजों में कुछ असमानता होती है, उन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि त्रिभुज में असमानता क्या होती है। भाई ये सर्वांग समता जब पढ़ रहे हैं तो असमानता मतलब जो डिफरेंट है उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए सारे चीजों को हम बिल्कुल एक एक करके वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब देखते हैं क्या है ये असमानता। चलिए यहाँ पर हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं त्रिभुजों में असमानता का, ठीक है। चलिए ये रहा त्रिभुजों में असमानता। अब ये क्या चीज होती है त्रिभुजों में असमानता, जो चीज है ना, क्यों है, क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। देखो होता क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है। मेरे पास अभी हमने कोई त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब ये त्रिभुज तो हमने बना लिया। अब इसका क्या करना है, इसमें अगर कोई भुजा बड़ी हो जाए, मान लेते हैं ये सबसे बड़ी भुजा है, जो भी रहे बड़ी भुजा, उसके सामने वाला सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हम बना सकते हैं, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का सामने वाला को बोलते हैं सम्मुख कोण, सबसे बड़ा होता है। ये एक पॉइंट बना सकते हैं अपन, ठीक। इसी का जस्ट क्या बोल सकते हैं, और इसी में किसी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है, ठीक। मतलब बड़ा छोटा की बात कर रहे हैं, ये असमानता के गुण में आते हैं, ठीक। समझ में आ गया। उसके बाद और कुछ क्या बात पॉइंट बना सकते हैं अपन, कि इसी का जस्ट विपरीत, इसी का उल्टा समझ सकते हैं। अब उसको उल्टा कैसे समझेंगे, चलिए आइए पहले चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा, मैंने त्रिभुज को सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आ रहा हूँ। चलिए अब इससे क्या होगा, एक मिनट। अब अगर इसी को जस्ट उल्टा तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो जो कोण बड़ा है, ये अगर कोण बड़ा है तो बड़े कोण के सामने वाला भुजा बड़ा भुजा होगा, और जो सबसे छोटा कोण है
उसके सामने वाला भुजा सबसे छोटा होगा। माने इस समय मैंने भुजा जो बड़ा है उसके सामने कोण बड़ा है बोला। अब इसी का उल्टा बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे? किसी त्रिभुज में, ठीक है, सबसे बड़े कोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा या लंबा, ठीक है, होता है। उसी प्रकार एक पॉइंट और बना सकते हैं, किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण के सामने वाला भुजा सबसे छोटा होता है या लंबाई में सबसे छोटा होता है, ये हम बता सकते हैं। ये 4 पॉइंट बना लिए, ठीक है। अब इसी में कुछ और पॉइंट जो त्रिभुज के बारे में हमको जानना है, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज बनाने के बाद हम एक काम करते हैं, ये सब इसके गुणधर्म में आ रहे हैं, समझिए, ठीक। ये सब बिंदु बना रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं, हमको जानकारियां मिल रही हैं कि मान लेते हैं मेरे पास कोई ए बी और सी है, ठीक है। ए बी और सी है, तो कोई भी दो भुजा को जोड़ोगे तो तीसरे से हमेशा बड़ा ही होगा। देखो बराबर वाली बात अब नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक। अभी सर्वांग समता थी, पार्ट ये सर्वांग समता ही है, लेकिन अब असमानता की बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो भुजा आप ले लो, मान लेते हैं पहला है, एक दूसरा है और एक तीसरा है, 3 भुजा है, कोई भी दो को ले लो। जैसे मैंने पहला और दूसरा ले लिया, ठीक है। तो इसको नियम को पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, ठीक है, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, मान ले मैं पहला भुजा और दूसरा भुजा को जोड़ दिया, माने ए बी को जोड़ दिया किसके साथ, बी सी के साथ, तो ये दो लोग मिल के हमेशा बड़े ही रहेंगे, किससे, तीसरे से, ठीक। पहला बात। उसी प्रकार कोई भी दूसरा भुजा, कोई भी दो भुजा ले लो, माने एक बार मैंने बीसी को जोड़ दिया किसके साथ, एसी के साथ, ठीक। तो ये बड़ा हो जाएगा तीसरे वाला। अब छूटा कौन है, ए बी। उसी प्रकार मैं बोल सकता हूं कि ए बी को अगर मैं जोड़ू एसी के साथ तो बड़ा मिलेगा मुझसे बीसी से, ठीक। माने कोई भी आप दो भुजा मन लगे उसको जोड़ोगे तो तीसरे से बड़ा ही रहेगा, ठीक। एक और बात, ये सब छोटी छोटी जानकारी हैं जो आगे 10th क्लास में बहुत काम आएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर ठीक है तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। चलिए इसको अब समझते हैं, इसके इस नियम को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। चलिए मान लेते हैं सेम वैसी ही, इसको ले लिया ए बी और सी, ये पहली भुजा,
ये दूसरी और ये तीसरी। तो कोई भी दो उठा के ले लो, कोई भी दो ले लो आप अपने मन से। जैसे मैंने पहला और दूसरा का लिया, तो अगर ए बी को अंतर देखो किसके साथ, ये अंतर है, नहीं याद रखो अंतर, ठीक। किसके साथ अंतर देखूं मैं, बी सी के साथ, डिफरेंस। तो ये छोटा मिलेगा इससे, तीसरा वाला कौन है, ए सी। उसी प्रकार हमारा, अगर मैं बी सी और किसका अंतर देखूं, खैर ये समरूप का चिन्ह होता है, लेकिन ये डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख लो, तीसरी भुजा ए सी, तो ये छोटा मिलेगा हमेशा तीसरी भुजा किससे, ए बी से। उसी प्रकार मैं अगर ए बी का अंतर देखता हूं किसके साथ, ए सी के साथ, तो ये जो आंसर आएगा, जो भी उन दोनों का डिफरेंस रहेगा वो छोटा ही रहेगा किससे, तीसरा वाला जो भी छूट गया है। अभी छूटा कौन है यहाँ पर, बी सी, ठीक। ये असमानता के गुण है, बात समझ में आ गया। तो इन्हीं नियमों का प्रयोग करके कुछ हम प्रश्न को करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से सवाल करते हैं। इसमें एक बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया चीज होता है कि आपने सुना होगा, अब देख लो यहाँ पर ध्यान से सुनना है। एक बहुत अच्छा प्रश्न दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में ठीक है, समकोण माने एक कोण 90 अंश का होगा, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सिद्ध कीजिए। माने आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसमें जो कर्ण है, कर्ण मतलब 90 के सामने वाला, ठीक, वो बड़ा ही रहेगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ पर एक चित्र पहले बना लेते हैं, ठीक है। एक चित्र हमने बना लिया। चलिए एक मिनट, इसको फिर से पूरा बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ये और ये, चलिए भैया, ये समकोण त्रिभुज है ना, मतलब एक कोण इसमें 90 अंश बना हुआ है, ठीक। तो ये 90 के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। अब हमको ये सिद्ध करना है कि यही सबसे, तीनों में सबसे लंबा यही है। तो आप लोग को लगेगा, अरे सर वो तो दिख ही रहा है, लंबा दिख ही रहा है। अरे भाई दिखने से काम नहीं चलेगा, इसको लिखित रूप में प्रमाण चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लगाता हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे दिया गया है, जो भी चीज आपके पास रेखा गणित में सबसे पहले सिद्ध करते समय दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी बराबर 90 अंश, या ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश। आप बता दोगे कि बी पर ही हम लोग 90 अंश लिए हैं, ठीक है। वो दिखने से काम नहीं चलेगा आपका, लिखने से चलेगा, ठीक है। तो ये हमने दिया गया है, हमने लिख लिया। अब हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध ये करना है कि बी के सामने वाला कर्ण, मतलब 90 के सामने वाले की कर्ण बोलते हैं, ए सी
जो कि कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, चलिए अब सिद्ध करना जब चालू करते हैं तो उसको बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, देखो भैया यहां पर आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 अंश। और बी तो खुद 90 अंश है, बी अकेला क्या है, 90 अंश है। तो कोण ए प्लस 90 प्लस कोण सी बराबर 180। ये 90 इधर आएगा, पक्षांतर होगा, तो ए प्लस सी बराबर 90 अंश, 180 में घट जाएगा ये। अब ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो, ये दो लोग मिल के 90 बना रहे हैं और कोण जो बी है वो अकेला 90 है। मतलब दो अगर आदमी मिल के लड़ाई कर रहे हैं और ये अकेले, इनकी जो ताकत है अकेले के बराबर है। दोनों मिल के जितनी ताकत रखते हैं उतना ये अकेले ताकत रखता है। तो इस बंदे को इस अकेले के साथ भिड़ा दिया जाए तो ये जीत जाएगा। बात समझ में आ गया। और इसी बंदे को अगर अकेले इसके साथ भिड़ा दिया जाए तो भी ये आसानी से क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। बात समझ में आया, कहानी वही है। यहाँ ए और सी दोनों मिलके बी के बराबर हैं, तो बी ए से भी बड़ा होगा और वही बी सी से भी बड़ा होगा। ठीक, जब दो लोग मिलके अकेले के बराबर हैं तो ये जो अकेला है, ठीक, इसको अकेले ए से बराबर बड़ा होगा और यही बंदा अकेला सी से भी बड़ा होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल आ गया होगा, है कि नहीं। अब चलिए इसको गणित में उदाहरण देके समझते हैं, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये तो आदमी वाला उदाहरण हो गया, क्योंकि ये यही जब समझोगे नहीं ना तो ये प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, इसको देखो जरा ऐसा समझते हैं। माने 3 और 7 दोनों मिलके किसके बराबर हैं, 10 के। मतलब 3 और 7 जब मिले तब 10 के बराबर हुए। ठीक है, तो जो मिल के आया है हमारा 10 आया है, उसको अगर अकेला 3 से तुलना करोगे कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो आप निश्चित रूप से पाओगे कि 10 बड़ा है। और फिर उसी 10 को अकेले, ये नहीं रहेगा, अकेले इसके साथ तुलना करोगे तो भी पाओगे कि 7 छोटा है किससे, 10 से। वही कहानी यहाँ ए है और सी है और यहाँ बी की बात है, सेम यही कहानी। तो इसका मतलब अब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है मेरे को, और ये इतना में अगर समझ में नहीं आया हो तो एक दो बार और देखो इस वीडियो को, फिर समझ में ऑटोमेटिक आएगा। इतनी आसानी से और कोई नहीं समझाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कोण ए है वो छोटा है। ये कोण का जो है, कोण और छोटा में दोनों में अंतर है, ये ऐसा और ऐसा है, और छोटा ऐसा है। देख लो दोनों तरफ से तिरछा है, ये एक तरफ से तिरछा एक तरफ से सीधा। ये कोण है आपका और ये छोटा है का चिन्ह है। याद रखो कैसे बनाओगे, दोनों को डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कोण ए छोटा हो गया, किससे छोटा दिखेगा, बी से।
और कोण सी भी छोटा रहेगा किससे? कोण बी से। मतलब ए भी छोटा है किससे? बी से, और सी भी छोटा है बी से। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन हो गया? बी बड़ा हो गया। मतलब इस समीकरण 1 व समीकरण 2, जब समीकरण 1 व 2 को देखेंगे तो समीकरण 1 व 2 से हमको क्या पता चला? कोण बी सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है। ठीक, क्योंकि वो तीन लोग हैं, वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो नियम क्या कहता है? किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है। और सबसे बड़ा बी है, और बी के सामने में जो भुजा है कौन हो जाएगा? ए सी। तो कोण बी का सम्मुख भुजा, बी का सम्मुख भुजा माने बी को छोड़ दो। बी को जब बी को छोड़ना है तो अब बचा कौन? ए और सी। तो ए सी। ठीक, अब मतलब जो भी सम्मुख है, सामने है, वही बड़ा होगा। अतः ए सी सबसे बड़ी भुजा है। और ए सी एक, ए सी क्या है? 90 के सामने वाले क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा सिद्ध हो गया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? स्पष्ट हो गया? ऐसा लिखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि चित्र में, ध्यान से सुनेंगे, चित्र में कोण बी है, वो छोटा है कोण ए से। चित्र बनाएंगे, भी चिंता मत करो। और कोण सी छोटा है कोण डी से है। तो दर्शाइए कि ए डी छोटा है किसके? बी सी के। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पर चित्र पहले बना लेते हैं। ये रहा, थोड़ा सा इसको जैसा डिजाइन दिया उस हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा हमको। दिया तो ऐसा ही चित्र में ना, पुस्तक में ऐसे ही चित्र दिया है भैया। थोड़े इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ चलो, ये ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या किया है? थोड़ा सा इसको आगे आगे बढ़ाया है। इसको ऐसा आगे बढ़ा दिया है और इसको ऐसा आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, और इसका नाम दिया है ये P, ये M, ये N। ठीक है, और ये ले लिया है उसने X और ये ले लिया है Y। बात समझ में आ गया? ठीक है, ओ गड़बड़वा दिया चित्र को, चित्र गड़बड़ा गया हमारा। चलिए इसको हटा लेते हैं पहले। हाँ चलिए, हट गया है। चित्र दूसरा था, दूसरा वाला देख लिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो जरा क्या चित्र बना है। ये है, और ये रहा, ये रहा, ये ऐसा है। ठीक है, इसका नाम है ए बी। ये ए है, ये बी है, ये ओ है, और ये मेरा सी है, और ये डी है।
ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया है। चलिए अब चालू करते हैं ना सॉल्यूशन इसका। चलिए ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, कोण बी ये वाला, ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में कोण बी छोटा है कोण ए से, तो बी के सामने वाला जो भुजा है, जो ये भुजा है ना, वो छोटा रहेगा, मतलब ए ओ छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा कोण है ना, छोटा कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा भुजा हो जाएगा, नियम कहता है ना। और ये बड़ा कोण है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, बड़ा भुजा, मतलब बी ओ। ठीक, नियम आप स्पष्ट लिख लेंगे जैसा पिछले बार में लिखा है, ठीक है, कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, सॉरी, बड़े कोण का सम्मुख भुजा, बड़े कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है या लंबा होता है, जो भी समझ लो, ठीक। उसी प्रकार एक और त्रिभुज, इसको ले लो समीकरण एक, उसी प्रकार त्रिभुज सीओडी में आपको क्या दिखने को मिला, यहाँ पर दिया गया है आपको, कोण सी है वो छोटा है कोण डी के, मानी ये छोटा कोण है, तो इसके सामने में जो भी है, मतलब ओडी, वो छोटा हो जाएगा, किसके, ये वाला डी, ये बड़ा कोण है, तो इसके सामने में जो भुजा है ये ओ सी, ठीक, समझ में आ गया। सेम ये कारण ये लिखोगे आप, सेम, ठीक, समझ में आ गया। ये जो आपको लिखाया है ना बड़े कोण वाला, सेम रिपीट करोगे वही वाला चीज को, ठीक। अब इसको ले लो समीकरण दो। अब एक बात बताओ जी, दो छोटे छोटे लोग हैं, ये छोटा है ना, यहाँ इसका विशाल का है समझ लो, और एक और छोटा है, इधर एक और विशाल का है, ये इसके साथ मिल गया और ये इसके साथ मिल गया, अब ये दोनों एक साथ आ गए, ये दोनों एक साथ आ गए, कौन जीतेगा, जीतेंगे ये लोग ना। सेम वही कहानी है, ये भी छोटा है ये भी छोटा है, दोनों को जोड़ोगे, है ना, तो समीकरण एक प्लस दो करोगे, दोनों को जोड़ोगे, तो छोटे छोटे को जब जोड़ोगे तो छोटा ही रहेगा, मतलब ए वो छोटा है, इसमें छोटा कौन है, ओ डी है, दोनों छोटे को जोड़ोगे तो वो छोटा ही मिलेगा, इससे दोनों बड़े के योग से, मतलब ओ बी प्लस ओ सी, बात समझ में आ गई। मतलब आप छोटे छोटे लोगों को जोड़ते हो, है ना, और एक तरफ बड़े बड़े लोग को जोड़ते हो, तो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा और छोटा दोनों मिलके भी छोटा ही रहेगा वो, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो जरा, ए ओ को जोड़ोगे ओ डी के साथ, तो ये पूरा एक लकीर बन रहा है जिसका नाम है ए डी, ठीक है। अब देखो ये ओ बी, ये ओ बी है, ओ बी को आप जब जोड़ोगे किसके साथ, ओ सी के साथ, तो ये पूरा बी सी बन रहा है, और बीच में छोटा का चिन्ह तो लगा हुआ है, तो आ गया ना, जो आपको बोला था दर्शाइए, मतलब दिखाना था, सिद्ध करना था कि ए डी छोटा है किससे, बी सी से, आ गया ना हमारे पास, ए डी छोटा हो गया किससे, बी सी से, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन के लिए आपको एक चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र में दिया गया है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में यदि x बड़ा है किससे, y से, हो तो सिद्ध कीजिए कि MP बड़ा है किससे, NP से। अब ये MP, NP, X और Y क्या चीज है, जरा ध्यान देना। ये है ये ऐसा, ये P दिया है, ये M दिया है, ये N दिया है, इसको बोला है X और इसको बोला है Y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से सुनना। ठीक, हमको एकदम ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये थोड़ा सा गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना। देखो भैया, यहाँ पर आपको दिया है, चलिए सॉल्यूशन लगा लेते हैं। जो कोण X है वो बड़ा है कोण Y के मुकाबले में, और इससे पहले चैप्टर में सरल रेखाओं कोण में हमने एक त्रिभुज का गुण पढ़ा कि अगर कोई भी त्रिभुज को दिया है, उसके कोई भी भुजा को बढ़ाओगे तो बाहर में एक कोण बनता है। ये जो कोण है ना, ठीक है, ये अपने पास वाले को छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर होता है। अपने पास वाले को छोड़ेगा, बाकी दो लोगों के अंदर के बराबर होगा। तो उसी प्रकार अगर कोण X को देखा जाए तो X बाहर वाला है, अपने पास वाले को छोड़ देगा, और किसके बराबर हो गया, कोण P प्लस, ठीक, ये वाला और ये वाला दोनों के योग के बराबर है। इसको हम बोल सकते हैं PNM, कोण PNM। समझ में आ गया? चलिए, ये चिन्ह तो बड़ा का ही लगेगा। ये जो ये इसका, ये जो है दोनों मिलके X बनाएंगे नियम के हिसाब से। उसी प्रकार एक और त्रिभुज है, इधर को बढ़ा लिए, ये मेरा Y है, तो अपने पास वाले को छोड़ देगा इस बार, इन दोनों को जोड़ के बराबर आएगा। ठीक है, तो कोण P प्लस कोण PMN, ठीक, मतलब ये वाला अपने पास वाले को छोड़ेगा, इसके बराबर और इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो भैया, ये P और ये P दोनों बराबर में है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, कोण PNM बड़ा है किससे, कोण PMN से। ठीक, बात समझ में आ गई? अब इस त्रिभुज को जरा देखो, ये P है, ये M है, ये N है, ये आपका आ गया, ये देख लो PNM, PNM मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है भाई, बड़ा, ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। समझ रहे हो बात को? माने ये बड़ा कोण हो गया और ये क्या हो गया, छोटा कोण। अब बड़ा वाले के सामने कौन है, ये भुजा, ये, तो जो बड़ा रहेगा उसके सामने वाला बड़ा दिखेगा,
मतलब आपको पी एम बड़ा होगा, इससे छोटे के सामने में कौन है, ये वाला पी एन, तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यही तो बताना था ना कि वो बड़ा है और ये छोटा है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल एकदम स्पष्ट है यार, एकदम स्पष्ट चल रहा है ये। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर ले, चलिए कर लेते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन को, दिए गए चित्र में, ठीक है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के, हो तो सिद्ध कीजिए कि पी एस बड़ा है पी क्यू से। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं एक चित्र बनाता हूं, उससे पता चलेगा, है ना। ये रहा आपका त्रिभुज, ये ऐसा है, ठीक है, इसका नाम है पी, ये क्यू और ये एस और ये आर, ये और ये जो लंबाई है ना पी क्यू और ये पी आर, दोनों बराबर है बोल रहा है। बात समझ में आ गई? बहुत गजब का लॉजिक लगेगा इसमें, दो तीन लॉजिक एक साथ लगेंगे। आपको क्या बताना है कि पी एस बड़ा है पी क्यू से, बिल्कुल ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन आने वाला है ये। ठीक, चलिए सॉल्यूशन लगा लेते हैं। चलिए मैं इसको एक दो नाम दे देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना ना बात को मेरे। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, किसको सिद्ध करना है भैया, पी एस को। ओके, ध्यान से दूंगा। अब त्रिभुज का नियम क्या कहता है, पहले सबसे पहले ये समझो। त्रिभुज का नियम कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बोला गया है कि अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर हो, ठीक, दो भुजा बराबर हो, तो उसके सामने सामने वाला कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसके सामने में ये और इसके सामने में ये, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, तो हमको बताना है भैया पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। अतः, चूंकि, फिर ये अतः, कौन सा कोण, पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। यहां तक समझ में आ गया होगा, नियम स्पष्ट है। क्यों है, क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है। लिख दो, यहां पर लिख देता हूं, चलो, बराबर भुजाओं के है ना सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, ये नियम के अनुसार, कारण मैंने लिख दिया इसका। अब ध्यान से समझना, त्रिभुज पी एस क्यू में, त्रिभुज पी एस क्यू में
चित्र भी बनाते चल रहे हैं ना, याद रखना। ये P है, ये S है और ये Q है और इधर R है। देखो मैंने एस क्यू को अगर बढ़ाया होता तो ये बाहर वाला कोण है, समझिए बात को। और अभी अभी मैंने नियम बताया कि जो बाहर में कोण बनता है अपने पास वाले को छोड़ के अंदर दोनों के योग के बराबर दिखेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पी क्यू आर बहिष्कोण का मान लिख देता हूं यहां पर। बहिष्कोण का त्रिभुज में ना, याद रखो, त्रिभुज में बहिष्कोण का मान अंतः सुदूर कोण के योग के बराबर होता है। ठीक, इस नियम से ये बाहर वाला बन गया, तो कोण पी क्यू आर बराबर हो गया। ठीक है, किसके बराबर हो गया? इन दोनों के योग के, अपने पास वाले को छोड़ेगा, पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू और कोण एस पी क्यू के बराबर हो जाएगा। एस पी क्यू माने इसको छोड़ के इन दोनों के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? अब इसको जरा गणितीय रूप में समझते हैं। मान लेते हैं ये 10 बराबर है किसके? 7 और 3 को मिलाने से आ रहा है, मतलब ये दो लोग मिलके इसको अकेले बराबर है। तो देखा जाए तो ये जो अकेला है इस अकेले वाले से बड़ा ही होगा। उसी प्रकार ये दोनों लोग मिलके इस अकेले को बना रहे हैं, तो ये जो अकेला है इस अकेले से बड़ा ही होगा। मतलब कोण पी क्यू आर ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा भैया? कोण, ठीक है, पी एस क्यू से। कोण पी एस क्यू से ये छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक, अब एक बात जरा देखो, ये जो पी क्यू आर है ना, ठीक है, वो कोण पी आर क्यू के बराबर है। ये जो है इसके बराबर है, माने ये बड़ा हो जाएगा कोण पी एस क्यू से। ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना भाई, ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसके जगह ये लिख दिया मैंने। अब लिखना है त्रिभुज पी एस आर में, सबसे बड़े की बात कर रहा हूं, देख लो, ये P है, ये S है और ये R है। ठीक, यहां पर बीच में आया है Q ना, याद रखो, पी आर क्यू, पी आर क्यू या फिर पी आर एस, पी आर क्यू बोलो या बोलो कोण पी आर एस, दोनों ऐसे है ना, याद रख लो। तो पी आर क्यू या पी आर एस ये वाला, ये कोण कैसा है भैया? बड़ा है, बड़ा है। ये वाला कोण बड़ा कोण है। किससे बड़ा है? पी एस क्यू से। पी एस क्यू या पी एस आर जो भी समझ लो, ये छोटा कोण है। ठीक है, तो जो बड़ा कोण है उसके सामने वाला जो भुजा है, तो इस कोण के सामने भुजा कौन है? पी एस।
वो भी बड़ा रहेगा किससे? छोटा कोण के सामने में कौन है? पी आर। ठीक, बड़ा कोण के सामने बड़ा भुजा, छोटा कोण के सामने छोटा भुजा। तो यही तो हमको लाना था ना कि पी एस बड़ा है किससे? पी आर से। अरे यार, पी आर बोलो चाहे पी क्यू बोलो, क्यों? पी आर बोलो चाहे पी क्यू। तो इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि पी एस बड़ा है। जब पी आर से बड़ा है तो पी आर किसके बराबर में है? पी क्यू। ठीक, ये दोनों बराबर है ना। पी आर, जब पी आर से बड़ा है और पी आर के बराबर में कौन है? पी क्यू है ना। तो इससे भी तो बड़ा हुआ, बात खत्म। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये जो हमारा त्रिभुज का जो सर्वांग समतल चैप्टर है ना, ये 3 भागों में कंप्लीट हुआ है, जिसमें आखिरी भाग में हमने पहले 2 भागों में हूबहू या सर्वांग समता के बारे में ज्यादा चर्चा किया, और तीसरे वाले वीडियो में हमने उसकी असमानता, ठीक है, या विसंगति के बारे में बताया। तो चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने इसके पूर्व वाला भाग नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले अध्याय के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।